नमस्कार मित्रों। आज का हमारा विषय है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल मैनेजमेंट यूनिट नंबर 34 भाग 6। इससे पहले हम इस यूनिट के 5 भाग पूरे कर चुके हैं, जिनमें हम अध्याय 4 तक और धारा 28 तक पूरा कर चुके हैं। आज हमारा ये छठा पार्ट है, जिसमें हम आरटी एक्ट 2009 अध्याय 5 से 7, जिसमें धारा 29 से 38 यानी 10 धाराओं के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जो बड़ी हमारी अध्याय था, अध्याय नंबर 4, वो कल ही हमने पूरा किया है और सारा का सारा जो मैटर है वो वेबसाइट से लिया गया था, कल भी मैंने बताया था। उसी तरह से आज का ये जो वीडियो होगा, जिसमें हम अध्याय 5 से लेकर जो लास्ट अध्याय है आरटी एक्ट 2009 का अध्याय 7 और जो लास्ट जो धारा है 38, वहाँ तक आज हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद जो लास्ट वीडियो होगा, 7वां जो पार्ट होगा, उसमें हम आरटी एक्ट 2009, जिसको 2011 के नाम से जाना जाता है राजस्थान के संदर्भ में, उसको पढ़ कर के इस यूनिट को हम पूरा कर देंगे। तो आज देखते हैं अध्याय 5 से 7। तो सबसे पहले है अध्याय नंबर 5, जिसका नाम है प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसको पूरा किया जाना। तो जो आरटी एक्ट 2009 है वो हम पहले देख ही चुके हैं कि प्रारंभिक शिक्षा के लिए बनाया गया एक अधिनियम है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के जो बालक हैं उनकी प्राथमिक शिक्षा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को पूरा किया जाना सुनिश्चित किया गया है। तो उसी संदर्भ में अध्याय 5 में बताया गया है कि जो प्रारंभिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसको पूरा किया जाने का जो वर्णन है वो अध्याय 5 में किया गया है। और इसमें 2 धाराएं हैं, धारा 29 और 30। तो सबसे पहले देखते हैं धारा 29, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया। तो वही तरीका है प्रश्न पूछने का, प्रश्न बनाने का, कि पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया का उल्लेख कौन सी धारा में किया गया है। तो हमारा जवाब होगा धारा नंबर 29। तो इस 29 धारा में भी उपधाराएं हैं। तो 29 की पहली उपधारा है कि प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और उसकी मूल्यांकन प्रक्रिया समुचित सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले शिक्षा प्राधिकारी द्वारा अधिकथित की जाएगी। तो जो पाठ्यक्रम और जो मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है, जिसका उल्लेख धारा 29 में किया गया है, इसकी जो व्यवस्था है वो समुचित सरकार के द्वारा एक अधिसूचना जारी करके और विनिर्दिष्ट जो शिक्षा प्राधिकारी यानी शिक्षा जो अधिकारी है, जिसकी नियुक्ति यदि समुचित सरकार द्वारा एक अधिसूचना द्वारा की गई है, वो इसको अधिकथित करता है, वो जारी करता है पाठ्यक्रम और मूल्यांकन की प्रक्रिया को। उसके बाद में उपधारा 2 में कहा गया है कि शिक्षा प्राधिकारी उपधारा 1 यानी जो उपधारा 1 हमने पढ़ी थी, वहाँ पर जिस शिक्षा अधिकारी का वर्णन किया गया है उसके अधीन पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया अधिकथित करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाएगा। यानी ऊपर वाली धारा 29 की उपधारा 1 में शिक्षा प्राधिकारी के बारे में कहा गया था कि पाठ्यक्रम और मूल्यांकन की प्रक्रिया वो जारी करेगा। तो धारा 29 की उपधारा 2 में बताया गया है कि जब वो शिक्षा अधिकारी पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया को जारी करेगा तो उसे निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा। तो धारा 29 की उपधारा 2 का जो खंड क है, उसमें कहा गया है कि संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों में अनुरूपता, यानी इन बातों का उसे ध्यान रखना होगा। दूसरा है बालक का सर्वांगीण विकास हो, ऐसा पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया होनी चाहिए। बालक के ज्ञान, अंतःशक्ति, योग्यता का निर्माण करने योग्य होना चाहिए। पूर्णतम मात्रा तक शारीरिक और मानसिक योग्यताओं का विकास हो सके, ऐसा पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया हो। बाल अनुकूल और बाल केंद्रित रीति में क्रियाकलापों, प्रकटीकरण और खोज के द्वारा शिक्षण हो। शिक्षा का माध्यम जहाँ तक साध्य हो बालक की मातृभाषा में हो, इस बात का भी शिक्षा अधिकारी को ध्यान रखना होगा पाठ्यक्रम निर्माण के समय। बालक को भय, मानसिक अभिघात और चिंता मुक्त बनाना और बालक को स्वतंत्र रूप से मत व्यक्त करने में सहायता करना। अगला है बालक के समझने की शक्ति और उसे उपयोग करने की उसकी योग्यता का व्यापक और सतत मूल्यांकन हो सके, ऐसा पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया शिक्षा प्राधिकारी द्वारा अभिकथित की जाएगी। तो कुल मिलाकर धारा 29 में शिक्षा प्राधिकारी के बारे में बताया गया है
और पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया अभी कथित करते समय किन किन बातों को उसे ध्यान रखना होगा, ये सारी बातें धारा 29 की उपधारा 2 में बताई गई है। अध्याय 5 की जो दूसरी धारा है, धारा 30, उसका नाम है परीक्षा और समापन प्रमाण पत्र। इसमें भी दो उपधाराएं हैं। किसी बालक से प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। प्रत्येक बालक को जिसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर ली है, ऐसे प्रारूप और ऐसे रीति में जो विहित की जाए एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो ऐसा कोई बालक है जिसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर ली है, तो विधि द्वारा, अनुसूची द्वारा, अधिनियम द्वारा जो विहित यानी निश्चित किया गया जो प्रारूप है, उस प्रारूप और रीति के अनुसार उसे पूर्णता प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। तो प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, ये भी धारा 30 में कहा गया है। तो ये था हमारा अध्याय 5। नेक्स्ट अध्याय है अध्याय नंबर 6, जिसका नाम है बालकों के अधिकार का संरक्षण। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है कि बालकों के अधिकार के संरक्षण का उल्लेख आरटी एक्ट अधिनियम 2009 के कौन से अध्याय में किया गया है। तो हमारा जवाब होगा अध्याय नंबर 6, और नाम आपके सामने है। तो इसमें सबसे पहली धारा है धारा 31, जिसमें उल्लेख किया गया है बालक की शिक्षा के अधिकारों को मॉनिटर करना। इसकी उपधारा 1 कहती है कि बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की यथास्थिति धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग या बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 5 की धारा 17 के अधीन गठित राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग उस अधिनियम के अधीन उन्हें समूनोदेशित कृत्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित कृत्यों का भी पालन करेगा। तो ये दोनों ही जो आयोग हैं, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि जो राष्ट्रीय स्तर पर जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम बनाया गया है, वो 2005 की धारा 3 के अधीन उसका गठन किया गया था, और राज्य स्तर पर धारा 17 के अधीन उसका गठन किया गया था। तो राज्य बाल आयोग उस अधिनियम के अधीन समूह निर्देशित कृत्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा। तो ये जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग के जो कृत्यों का जो उल्लेख किया गया है, वो धारा 31 की उपधारा 1 में किया गया है। तो क्या क्या है वो कृत्य जिनका उसे पालन करना होगा। तो कै में बताया गया है कि इस अधिनियम द्वारा उसके अधीन उपबंधित अधिकारों के रक्षोपायों की परीक्षा, यानी रक्षा के जो उपाय हैं उनकी परीक्षा और पुनर्लोकन करना और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के अध्युपायों की सिफारिश करना, यानी उनकी परीक्षा करना कि वो किस स्तर तक ठीक है, बालकों के हितों में है कि नहीं, फिर उनका विलोकन करना, दोबारा देखना, और फिर उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कौन कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं उनकी सिफारिश करना बाल संरक्षण आयोग का कर्तव्य होगा। अगला है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बालक के अधिकार संबंधी परिवादों की जांच करना, यानी जो भी विवाद हैं निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित, उनकी जांच करना भी इसका दायित्व होगा। उक्त बालक अधिकार संरक्षण आयोग, यानी जो अधिकार संरक्षण आयोग जिसकी बात हमने उपधारा 1 में की है, अधिनियम की धारा 15 और धारा 24 के अधीन यथा उपबंधित आवश्यक उपाय करना। तो हमारा ये जो अधिनियम है बाल अधिकार आयोग अधिनियम, उसकी धारा 15 और 24 के अधीन जो जो उपबंध किए गए हैं, जो जो बातें कही गई हैं, उनके लिए आवश्यक उपाय करना भी इसका दायित्व होगा। अब धारा 31 की उपधारा 2, उक्त उपायों को उपधारा 1 के खंड ग के अधीन निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बालक के अधिकार से संबंधित किसी विषय में जांच करते समय वही शक्तियाँ होंगी जो उक्त बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम की क्रमशः धारा 14 और धारा 24 के अधीन उन्हें समनुदेशित की गई है। यानी कोई भी विषय है जिसका ये बाल अधिकार संरक्षण आयोग जांच कर रहा है, तो जांच का जो दायरा होगा वो धारा 14 और 24 के अधीन उल्लेखित नियमानुसार ही किया जाएगा। उपधारा 3, जहां किसी राज्य में बाल अधिकार संरक्षण आयोग गठित नहीं किया गया है, वहां समुचित सरकार द्वारा उपधारा 1 के खंड कैसे खंड ग में विनिर्दिष्ट कृत्यों का पालन करने के प्रायोजन के लिए ऐसी रीति में और ऐसे निबंधनों और
शर्तों के अधीन रहते हुए जो विहित की जाए ऐसे प्राधिकरण का गठन कर सकेगी। तो 31 के उपधारा 1 में कहा गया है कि बालक के जो अधिकार हैं उनका जो संरक्षण है जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग करेगा। लेकिन मान लीजिए किसी राज्य में बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन नहीं किया गया है, तो उसकी जो बात है, उसकी जो शंका है वो धारा 31 की उपधारा 3 में की गई है कि सरकार अपने स्तर पर एक ऐसा प्राधिकरण गठित कर सकती है जो बालक के अधिकारों का संरक्षण कर सके। तो ये थी अध्याय 6 की धारा 31, जिसमें उपधारा 3 बताई गई है और पहली उपधारा में खंड क, खंड ख और खंड ग, जिसका उल्लेख नीचे तीसरी उपधारा में भी किया गया है। तो हर एक जो धारा उपधारा है, खंड है, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ऊपर के खंड पढ़े बिना जो नीचा का, जैसे पहली उपधारा नहीं पढ़ेंगे उसके खंड नहीं पढ़ेंगे, तो जैसे तीसरी उपधारा में उल्लेख किया गया है कि उपधारा 1 के खंड कैसे खंड ग तक, ये बातें समझ में नहीं आएंगी, इसलिए इसको पूरा विस्तार से पढ़ना आवश्यक था। उसके बाद में है अध्याय 6 की धारा 32, शिकायतों को दूर करना। तो जो भी शिकायतें हैं उनको दूर करने संबंधी जो प्रावधान है वो आरटी एक्ट अधिनियम 2009 की धारा 32 के अधीन उनका उल्लेख किया गया है। तो 32 की उपधारा 1 में कहा गया है कि धारा 31 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी बालक के अधिकार के संबंध में कोई शिकायत है, तो अधिकारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकारी को लिखित में शिकायत कर सकेगा। तो यहाँ पर धारा 31 का उल्लेख किया गया है, संदर्भ दिया गया है कि बालक के अधिकारों का संरक्षण किया जाएगा धारा 31 के अनुसार। लेकिन फिर भी यदि किसी व्यक्ति को डाउट है या बालक के अधिकार संबंधी कोई शिकायत है, तो अधिकारिता रखने वाले यानी अधिकार रखने वाला जो स्थानीय प्राधिकारी है, जो शिकायत को सुन सकता है, उसका निवारण कर सकता है, ऐसे अधिकारी को वह व्यक्ति लिखित में शिकायत कर सकता है। ये धारा 32 की उपधारा 1 में कहा गया है। धारा 32 की उपधारा 2 कि उपधारा 1 के अधीन शिकायत प्राप्त होने के पश्चात स्थानीय प्राधिकारी संबंधित पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात मामले का 30 मास की अवधि के भीतर निपटारा करेगा। बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उपधारा 1 में कह दिया कि व्यक्ति नियुक्त प्राधिकारी को, स्थानीय प्राधिकारी को शिकायत कर सकता है। तो उपधारा 2 में कहा गया है कि उस अधिकारी को उस व्यक्ति के पक्ष को सुनने का उसे अवसर भी देगा और 30 मास के भीतर उसकी शिकायत का निवारण भी करेगा। तो धारा की उपधारा 2 में स्थानीय प्राधिकारी के जो कर्तव्य हैं उसके बारे में बताया गया है कि शिकायत का निपटारा कितने दिनों में और किस तरह से उसे करना होगा। धारा 32 की उपधारा 3 स्थानीय प्राधिकारी के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति यथास्थिति राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को या धारा 31 की उपधारा 3 के अधीन विहित प्राधिकारी को अपील कर सकेगा। तो जैसे उपधारा 2 में कहा है कि स्थानीय प्राधिकारी उस शिकायत का निवारण करेगा, तो यदि उस व्यक्ति से, उस स्थानीय प्राधिकारी से वह व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, तो धारा 31 में जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में कहा गया है उसको जाकर के वो अपील कर सकता है। धारा 32 की उपधारा 4 की धारा 3 की 32 की उपधारा 3 के अधीन की गई अपील का विनिश्चय द्वारा धारा 31 की उपधारा 1 के खंड ग के अधीन यथा उपबंधित यथास्थिति राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग या धारा 31 की उपधारा 3 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। तो ये 4 उपधाराएं हैं। पहले में बताया व्यक्ति शिकायत कर सकता है, दूसरे में कहा कि शिकायत का निवारण स्थानीय प्राधिकारी को करना होगा, तीसरे में बताया कि स्थानीय प्राधिकारी से यदि संतुष्ट नहीं है तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग में अपील कर सकता है, और चौथे में किया गया है कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग का जो अधिकारी होगा वो इसका निवारण करेगा। तो इस तरह से एक दूसरे से जुड़ी हुई ये उपधाराएं थी। अगली हमारी धारा है धारा 33, जिसका नाम है राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन। तो यहाँ प्रश्न बनता है कि राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन आरटी एक्ट धारा की कौन सी धारा के अधीन उसका उल्लेख किया गया या गठन किया गया है। तो हमारा जवाब होगा धारा 33। इसमें भी उपधाराएं हैं।
तो धारा 33 की उपधारा 1 में कहा गया है कि केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा नोटिफिकेशन जारी करके एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन करेगी। तो महत्वपूर्ण बिंदु है कि राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन कौन करेगी? केंद्र सरकार। किसके द्वारा? अधिसूचना जारी करके, जिसमें 15 से अनधिक उतने सदस्य होंगे जितने केंद्रीय सरकार आवश्यक समझे, जिनकी नियुक्ति प्रारंभिक शिक्षा और बाल विकास के क्षेत्र में ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों से की जाएगी। तो 15 से अनधिक, अनधिक का मतलब होगा 15 से अधिक नहीं होंगे, और जितने केंद्र सरकार आवश्यक समझे उतने सदस्यों की नियुक्ति करेगी। और इस आयोग में, इस परिषद में ऐसे ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति की जाएगी जो बाल विकास के क्षेत्र का ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव रखते हों। तो ये जो सारी बातें हैं वो धारा 33 की उपधारा 1 में कही गई हैं। धारा 33 की उपधारा 2 में बताया गया है कि राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के जो कृत्य हैं, कार्य हैं, अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी रूप से कार्यान्वयन के संबंध में केंद्रीय सरकार को सलाह देना होगा। तो जैसे परिषद का नाम ही है सलाहकार परिषद, तो इसका जो मुख्य कर्तव्य होगा वो ये होगा कि आरटी एक्ट 2009 के जो उपबंध हैं उनका प्रभावी रूप से जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन, उनको लागू किस तरह से किया जाए, इस संबंध में जो सलाह देगी वो राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ही केंद्र सरकार को सलाह प्रदान करेगी। धारा 33 की उपधारा 3 में कहा गया है कि राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सदस्यों के भत्ते और नियुक्ति के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो विहित की जाए, यानी जो निश्चित की गई हैं। तो तीसरी उपधारा में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के जो सदस्य हैं उनके क्या क्या भत्ते होंगे, नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी और उसकी नियुक्ति के लिए क्या क्या शर्तें होंगी, ये सारी जो बातें हैं वो धारा 33 की उपधारा 3 में उल्लेखित की गई है। अगली हमारी धारा है धारा नंबर 34, जिसका नाम है राज्य सलाहकार परिषद का गठन। इसमें पहली उपधारा में कहा गया है कि जैसे राष्ट्रीय सलाहकार परिषद होती है उसी की तर्ज पे धारा 34 में राज्य सलाहकार परिषद, जैसे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि राष्ट्रीय स्तर पर जैसे बाल संरक्षण आयोग होता है उसी तरह से राज्य बाल संरक्षण आयोग भी होता है। तो वैसे सलाहकार परिषद भी दोनों स्तर पर होती हैं। तो धारा 34 की उपधारा 1 में कहा गया है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा एक राज्य सलाहकार परिषद का गठन करेगी। बिल्कुल सेम है, वहाँ पर केंद्र सरकार लिखा हुआ था और यहाँ पर राज्य सरकार। तो इसी तरह से राज्य सरकार भी एक नोटिफिकेशन जारी करके एक राज्य स्तर पर सलाहकार परिषद का गठन करेगी, जिसमें वही बात है कि 15 से अनधिक उतने सदस्य होंगे जितने राज्य सरकार आवश्यक समझे और जिनकी नियुक्ति प्रारंभिक शिक्षा और बाल विकास के क्षेत्र में ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों से की जाएगी। सारी बातें हम 33 में भी पढ़ चुके हैं। वही दूसरा और तीसरा बिंदु भी सेम है कि राज्य सलाहकार परिषद के कृत्य अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी रूप से कार्यान्वयन के संबंध में राज्य सरकार को सलाह देना होगा। और तीसरे में राज्य सलाहकार परिषद के सदस्यों के भत्तों संबंधी, नियुक्ति संबंधी और अन्य जो शर्तें संबंधी जो विधान हैं वो धारा 34 की उपधारा 3 में बताए गए हैं। अब हमारा जो आज का जो लास्ट अध्याय है, अध्याय नंबर 7, जिसका नाम है प्रकीर्ण। प्रकीर्ण का मतलब है अन्य जो बातें रह गई हैं, जो 6 अध्यायों में जिनका उल्लेख नहीं किया गया है, उन बातों का उल्लेख अब अध्याय 7 में किया जाएगा। और अध्याय 7 में धारा 35, 36, 37 और 38 4 धाराओं का उल्लेख अध्याय 7 में किया गया है। तो अध्याय 7 की जो पहली धारा है धारा 35, जिसका नाम है निर्देश जारी करने की शक्ति। तो निर्देश जारी करने की शक्ति संबंधी जो उल्लेख है वो अध्याय 7 की धारा 35 में किया गया है। तो इसमें भी उपधाराएं बनाई गई हैं। तो धारा 35 की पहली उपधारा है केंद्रीय सरकार यथास्थिति समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी को ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकेगी जो वह इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए प्रयोजनों के लिए ठीक समझे। तो जो केंद्र सरकार है यथास्थिति यानी स्थिति के अनुसार समुचित सरकारी स्थानीय प्राधिकारी को ऐसे मार्गदर्शन सिद्धांत जारी कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन प्रयोजनों के लिए ठीक समझे।
तो जो भी मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करेगी समुचित सरकारों के लिए, स्थानीय प्राधिकारी के लिए, कौन सी सरकार करेगी, तो हमारा जवाब होगा केंद्र सरकार। इसका उल्लेख धारा 35 की उपधारा 1 में किया गया है। धारा 35 की उपधारा 2, समुचित सरकार इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के संबंध में स्थानीय प्राधिकारी या विद्यालय प्रबंधन समिति को ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकेगी और ऐसे निर्देश दे सकेगी जो ठीक समझे। तो यहाँ भी एक दूसरे से आप जोड़कर याद रख सकते हैं कि उपधारा 1 में कहा गया है कि केंद्र सरकार समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी को निर्देशित कर सकती है। दूसरे में कहा है कि समुचित सरकार स्थानीय प्राधिकारी को और विद्यालय प्रबंधन समिति को मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकती है। अब तीसरे में स्थानीय प्राधिकारी तक बात पहुंच चुकी है, तो तीसरे में कहा गया है कि स्थानीय प्राधिकारी इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के संबंध में विद्यालय प्रबंधन समिति को ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकेगा और ऐसे निर्देश दे सकेगा जो वो ठीक समझे। तो बिल्कुल आसान है तीनों को याद करना। पहले में केंद्र सरकार सिद्धांत जारी करेगी, फिर दूसरे में समुचित सरकार यानी राज्य सरकार करेगी, और तीसरे में जो स्थानीय प्राधिकारी है वो जारी कर सकेगा। तो हर एक आदमी, हर एक स्तर पर, हर एक सरकार अपने जो अधीन आने वाला जो प्राधिकारी अधिकारी है, अपने अधीन आने वाली जो सरकार है उसको निर्देशित कर सकता है। इसका उल्लेख धारा 35 में किया गया है। अगली हमारी धारा है धारा नंबर 36, अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी। तो अभियोजन का मतलब है कि जो भी कार्यवाही की जाएगी उसके लिए पूर्व मंजूरी का जो उल्लेख है वो धारा 36 में किया गया है। धारा 13 की जो हम पढ़ चुके हैं कि उपधारा 2 और धारा 18 की उपधारा 5 और धारा 19 की उपधारा 5 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए कोई अभियोजन समुचित सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा। तो जो धाराएं हम पढ़ चुके हैं, धारा 13, धारा 18 और धारा 19, इन सभी धाराओं में दंडनीय अपराधों का जो विधान किया गया है उसके लिए जो अभियोजन है, जिसको दंड के योग्य माना गया है, वो व्यक्ति समुचित सरकार द्वारा एक नोटिफिकेशन जो भी जारी किया जाएगा उसमें निमित्त प्राधिकारी अधिकारी या नियुक्त किए गए अधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना उसको संस्थित नहीं किया जाएगा, दंडित नहीं किया जाएगा। धारा 37, श्रद्धापूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण, यानी जो भी कार्यवाही की गई उसके लिए संरक्षण का जो उल्लेख है वो धारा 37 में उसका उल्लेख किया गया है। इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के अनुसरण में श्रद्धापूर्वक की गई या की जाने वाली आशयित किसी बात के संबंध में कोई भी वाद हो या अन्य विधिक कानूनी कोई कार्यवाही हो, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, स्थानीय प्राधिकारी या विद्यालय प्रबंध समिति या किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी। तो यहाँ पर जो कार्यवाही है वो किस किस के विरुद्ध नहीं हो सकती है, किन किन संस्थानों को, किन किन आयोगों को, किन किन प्राधिकारियों को इस कार्यवाही के लिए संरक्षण प्रदान किया गया है, वो सारा जो उल्लेख है वो यहाँ पर किया गया है धारा 37 में, अध्याय 7 की धारा 37। अगली जो धारा है, लास्ट जो धारा है आरटी एक्ट 2009 की धारा 38, समुचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति, यानी जो समुचित सरकार जो हमने आरटी एक्ट धारा 2 की उपधाराओं में हमने जो परिभाषाएं पढ़ी थी उसमें समुचित सरकार की परिभाषा भी हमने पढ़ी थी। तो उसके अनुसार समुचित सरकार बनाने जो नियम है को बनाने की शक्ति का जो उल्लेख है वो धारा 38 में किया गया है। तो धारा 38 में भी कई उपधाराएं हैं। तो धारा 38 की उपधारा 1, समुचित सरकार अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए, यानी जो अधिनियम है आरटी एक्ट 2009 उसमें जो उपबंध उल्लेख किए गए हैं, बातें जो उल्लेख की गई हैं, उनकी क्रियान्विति किस तरह से हो, इनके लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी। तो समुचित सरकार को समुचित क्रियान्वयन के लिए, अच्छी तरह से लागू करने के लिए अधिनियम के उपबंधों को वो नियम बना सकती है। धारा 38 की उपधारा 2, विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना
ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या उपबंध कर सकेंगे, अर्थात किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो नियम बनाए जाएंगे वो विशिष्टतया पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाले, ऐसे वो नियम बनाते समय उनको ध्यान रखना होगा। उपधारा 2 के खंड क में कहा गया है कि धारा 4 के पहले परंतु के अधीन विशेष प्रशिक्षण देने की रीति और उसकी समय सीमा, धारा 6 के अधीन किसी आसपास के विद्यालय की स्थापना के लिए क्षेत्र या सीमाएं, तो इनके लिए भी नियम समुचित सरकार बना सकती है। क्योंकि धारा 4 में हमने पढ़ा था कि कोई जो बालक है जो प्रवेश से वंचित है तो आयु के आधार पर प्रवेश लेगा, उसके लिए विशेष प्रशिक्षणों का आयोजन किया जाएगा। तो उस संदर्भ में जो नियम है या फिर विद्यालय स्थापना संबंधी क्षेत्र या सीमाओं के संबंध में जो नियम और शर्तें हैं वो भी समुचित सरकार बना सकती है। उसका उल्लेख धारा 38 की उपधारा 2 के खंड क में किया गया है। खंड ग, यहाँ पर दोनों खंड आ चुके हैं, खंड क और खंड ख। अब अगला जो खंड है उपधारा 2 का वो है ग। धारा 9 के खंड घ के अधीन 14 वर्ष तक की आयु के बालकों के लिए अभिलेख रखे जाने की रीति संबंधी नियम भी समुचित सरकार बना सकती है। धारा 12 की उपधारा 2 के अधीन व्यय की प्रतिपूर्ति की रीति और सीमा संबंधी नियम भी समुचित सरकार बना सकती है। तो यहाँ सिर्फ ये याद रखना है कि समुचित सरकार कौन कौन से नियम बना सकती है, उसका ही उल्लेख धारा 38 में किया गया है। खंड ड में कहा गया है कि धारा 14 की उपधारा 1 के अधीन बालक की आयु का अवधारण करने हेतु कोई अन्य दस्तावेज संबंधी नियम बना सकती है। धारा 15 के अधीन प्रवेश लेने के लिए विस्तारित अवधि, और यदि विस्तारित अवधि के पश्चात प्रवेश लिया जाता है तो अध्ययन पूरा करने की जो शक्ति है, रीति है, उसके संबंध में भी समुचित सरकार नियम बना सकती है। तो जितनी भी धाराएं हमने पिछले अध्यायों में पढ़ी हैं 4, 6, 14, 13, 15, उनके अधीन जो जो बातें कही गई हैं उन बातों के संबंध में समुचित सरकार नियम बना सकती है। उसी का उल्लेख धारा 38 में किया गया है। वह प्राधिकारी प्रारूप और रीति जिसको और जिसमें धारा 18 की उपधारा 1 के अधीन मान्यता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया जाएगा, उससे संबंधित नियम भी समुचित सरकार बना सकती है। धारा 18 की उपधारा 2 के अधीन मान्यता प्रमाण पत्र संबंधी प्रारूप संबंधी, अवधि संबंधी, उसे जारी करने की रीति संबंधी, शर्तें संबंधी नियम भी समुचित सरकार बना सकती है। और धारा 18 की उपधारा 3 के दूसरे परंतु के अधीन सुनवाई का अवसर प्रदान करने की रीति संबंधी, धारा 21 की उपधारा 2 के खंड घ के अधीन विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी जो है उसके अधीन किए जाने वाले जो कृत्य हैं, जो कार्य हैं, उसके संबंध में भी समुचित सरकार नियम बना सकती है। तो यहाँ हमने पढ़ा कि किस किस चीज़ों के ऊपर किन किन नियमों के बारे में समुचित सरकार नियम बना सकती है, और सारा उल्लेख यहाँ पर विस्तार से किया गया है। अगला खंड है कि धारा 23 की उपधारा 3 के अधीन शिक्षक को संदेय वेतन भत्ते और उसकी सेवा निबंधन और शर्तों संबंधी नियम भी बना सकती है। धारा 24 की उपधारा 1 के खंड 6 के अधीन शिक्षक द्वारा पालन किए जाने वाले कर्तव्यों संबंधी। तो यहाँ नियम बनाने का मतलब है कि जो उल्लेख किया गया है उनमें कमी भी की जा सकती है और उनमें बढ़ोतरी भी की जा सकती है। जैसे मान लीजिए कि धारा 24 में शिक्षकों के जो कर्तव्य हैं उनका क्या क्या पालन करना होगा, किस तरह से, वो सारी बातें जैसे 24 में कही गई हैं, तो उनमें कटौती भी कर सकती है समुचित सरकार और उनमें बढ़ोतरी भी कर सकती है। इसी तरह से हर खंड में आपको समझना होगा। अगले खंड में कहा गया है कि धारा 24 की उपधारा 3 के अधीन शिक्षकों की शिकायतों को दूर करने संबंधी जो रीति है, जो प्रोसेस है, उसके संबंध में भी नियम बना सकती है। धारा 30 की उपधारा 2 के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए प्रमाण पत्र देने के प्रारूप संबंधी और रीति संबंधी नियम भी बना सकते हैं। धारा 31 की उपधारा 3 के अधीन प्राधिकरण, उसके गठन की रीति और उसके निबंधन और शर्तों संबंधी नियम भी बना सकती है। धारा 33 की उपधारा 3 के अधीन राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सदस्यों के भत्ते, नियुक्ति और अन्य निबंधन शर्तों के संबंध में भी समुचित सरकार नियम बना सकती है। धारा 34 की उपधारा 3 के अधीन राज्य सलाहकार परिषद के सदस्यों के भत्ते और नियुक्ति संबंधी जो शर्तें हैं उनके संबंध में भी
नियम बना सकती है। तो ये थी उपधारा 2। अब धारा 38 की उपधारा 3, इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम और केंद्रीय सरकार द्वारा धारा 20 और धारा 23 के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो कुल 30 दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि आरटी एक्ट 2009 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाया गया जो प्रत्येक नियम है, जिसकी बात अभी धारा 38 में कर रहे थे कि समुचित सरकार कौन कौन से नियम बना सकती है, तो नियम बनाने के बाद धारा 20 और धारा 33 के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र उसको संसद में प्रत्येक सदन के समक्ष उसको रखना होगा, और वो जो अवधि है उस अधिनियम को, उस नियम को रखने की, वो 30 दिन की होगी। यह अवधि एक सत्र में अथवा 2 या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त अनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व, यानी सत्र खत्म होने के पूर्व, दोनों सदन उस नियम या अधिसूचना में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं, तो तत्पश्चात वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। तो समुचित सरकार नियम बनाने के बाद, संसद में रखने के बाद यदि संसद सहमत होती है तो ही वो परिवर्तित रूप में प्रभावी होगा। इस बात को हमें ध्यान रखना है। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम या अधिसूचना नहीं बनाया बनाई जानी चाहिए, तो तत्पश्चात वह निष्प्रभावी हो जाएगा। तो कुल मिलाकर समुचित सरकार का इसमें कोई योगदान नहीं है, सिर्फ उसका संशोधन करना है, उसको लागू करना और उसको सहमति देना, उसको एक नियमित रूप से उस पर मोहर लगाने की जो शक्ति है वो संसद के पास ही है। किंतु नियम या अधिसूचना के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस बिंदु का मतलब है कि यदि संसद उसको मान्यता दे या नहीं दे, लेकिन जिस भी नियम में, जिस भी धारा में संशोधन किया गया है उसमें पूर्व उल्लेखित विषयों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम अधिसूचना बनाई जाने के पश्चात यथाशीघ्र राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा। सेम बात है। धारा 38 की उपधारा 3 में राष्ट्रीय स्तर की बात कही गई है कि संशोधित नियम को संसद में रखना होगा। उसी के तर्ज पे उपधारा 4 में कहा गया है कि राज्य सरकार यदि समुचित सरकार है और वो कोई नियम बनाती है, कोई संशोधन करती है, तो उसको विधानसभा में, विधानमंडल में उसको रखा जाना है, और वही प्रक्रिया होगी। विधानसभा उसको मंजूरी दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती। तो आज इसी के साथ हमारी आरटी एक्ट 2009 पूरी होती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? और इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट ग्रेड स्कूल मैनेजमेंट का जो पाठ्यक्रम है वो भी पूरा होता है। सफलता के लिए आपको अग्रिम बधाई। अच्छी तरह से मैंने इस यूनिट को, इस पाठ्यक्रम को, जो 15 प्रश्नों का जो मैटर है वो पढ़ाने का प्रयास किया है। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके मुझे फीडबैक अवश्य दें कि आपको ये पाठ्यक्रम कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।